हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6th की एनसीईआरटी में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। 7th की एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट मिडाइवल हिस्ट्री और 8th ऑनवर्ड्स हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमने स्टोन एज देखी थी, इंडस वैली देखा था, महाजनपदास का टाइम पीरियड देखा था। मिडाइवल हिस्ट्री हमारी जनरली स्टार्ट होती है 700 एडी से एंड इट लास्ट फॉर अराउंड 1000 ईयर्स 1750 और 1757 में जो कि एक लैंडमार्क बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, वहां से उसके ऑनवर्ड्स हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो मिडाइवल हिस्ट्री में हमारा अराउंड 1000 ईयर्स हम कवर करेंगे 700 एडी से लेके 1750 तक। तो लेट्स बिगिन। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सब कुछ इंपॉर्टेंट उतने फोकस के साथ नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 ईयर्स की हिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टडी। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ मैप जो किसी कार्टोग्राफर ने बनाया। कार्टोग्राफर क्या होता है? जो मैप बनाता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कार्टोग्राफी, और जो बनाता है दैट इज अ कार्टोग्राफर। नाउ इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। एक चीज जो यहां ध्यान रखने वाली है वो ये है कि टर्मिनोलॉजीज या फिर टर्म्स का जो मतलब है वो कंटेक्स्ट बेस्ड होता है। कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम उस पर्टिकुलर टर्म को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डे जो हिंदुस्तान टर्म है वो इंडिया के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुत साल पहले मिन्हाजू सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड उस रीजन के लिए यूज किया था जो प्रेजेंट डे हरियाणा, पंजाब, गंगा और यमुना के बीच का रीजन है, वहां के लिए। लेकिन आज के दिन हम प्रॉपर पूरे इंडिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं, विच इज अ मॉडर्न नेशन स्टेट। सो बाय दिस आई मेंट के वर्ड्स का जो मतलब है, टर्मिनोलॉजी जो है वो कंटेक्स्ट बेस्ड होती हैं और टाइम के साथ उनकी डेफिनेशन भी चेंज होती है। सिमिलरली अमीर खुसरो ने भी हिंद वर्ड यूज किया था अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के लिए। नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हमें हिस्ट्री के बारे में सोर्सेज के थ्रू पता लगता है। लाइक लास्ट क्लास में 6th क्लास के एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि कैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो थी उससे हमें समुद्रगुप्त या गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता लगा था। सो दैट वाज वन ऑफ द सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्काइव? आर्काइव क्या होता है? आर्काइव इज अ सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी जहां पर रिटन रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स का स्टोर हाउस को आर्काइव्स बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डन 6th क्लास में। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जो पाम लीफ पे या बर्च ऑफ अ ट्री पे लिखी जाती थी, दे वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। नाउ वो लिखी कैसे जाती थी? मैनुअली, हाथ से लिखी जाती थी और फिर उनको कॉपी किया जाता था। तो जो कॉपी करता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे स्क्राइब। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ स्क्राइब। जो इंसान आप देख रहे हो, ही इज कॉपिंग समथिंग मैनुअली विद हिज हैंड, सो दिस इज कॉल्ड अ स्क्राइब। क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत लेट आई थी, तो उस टाइम पर जो कॉपी करी जाती थी वो हाथ से कॉपी करी जाती थी, विच यूज टू बी अ वेरी हरक्यूलियन टास्क। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। हम बात कर रहे हैं 700 से लेके 1750 की। तो इस टाइम पर नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एडवेंट हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से टर्क्स का, अरब्स का और मुस्लिम्स का, और एक नया रिलीजन मिला इंडिया को। नए सोशल ग्रुप्स आए, नई सोशल क्लासेस आई, जिसने कि फर्दर स्ट्रेटिफाई कर दिया इंडियन सोसाइटी को। देन देयर वर न्यू डिस्कवरीज ऑल्सो। नए लोग जब आते हैं तो उनके साथ नई चीजें आती हैं, फूड आइटम्स आते हैं, डिस्कवरीज आती है, टेक्नोलॉजी आती है। तो उस टाइम पर भी नई टेक्नोलॉजी आई थी, लाइक पर्शियन व्हील एंड इरिगेशन। पर्शियन व्हील आया था पर्शिया से, जो कि इरिगेशन में फर्दर यूज होने लगा। देन स्पिनिंग व्हील यूज हुआ वीविंग के अंदर। देन फायर आर्म्स आए कॉम्बैट के अंदर। ऑल्सो नए फूड्स भी आए यूरोप से इंडिया के अंदर। New foods and beverages like potato, corn, chilies, tea and coffee. This is a PYQ in UPSC. UPSC ने ये पूछा हुआ है कौन सी चीजें न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई थी।
तो these were some of the food items that were introduced in Indian subcontinent by the foreigners. तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. People used to travel from one place to another for various reasons. कुछ knowledge के लिए travel करते थे, कुछ explorations के लिए, curiosity के लिए, religious purposes के लिए. तो अलग अलग reason होते थे लोगों का travel करने के, right? Then this is an example of a Persian wheel. जो आप देख रहे हो ये Persian wheel है. कैसे वो develop हुआ था, कैसे उसकी discovery हुई थी. उसके बाद then there were several kingdoms throughout the Indian subcontinent जो उस टाइम पर थे. Like there were certain groups of people, Marathas, Sikhs, Jats, Ahom and कायस्थ. अब यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज है कि कायस्थ किस क्लास को बोलते थे. इट यूज टू बी अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज. तो स्क्राइब्स की जो क्लास होती थी उनको कायस्थ बोलते थे. देन व्हाट हैपेंड, नई क्लासेस आई, सो दे स्टार्टेड असर्टिंग अथॉरिटी ओवर लैंड्स. तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग लैंड्स पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया. तो जो ऑलरेडी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वहां पर रह रहे थे, लाइक ट्राइबल पीपल, दे यूज्ड टू, उनको माइग्रेट करना पड़ा. फोर्सिबल इविक्शन हो गया उनका. तो उनका हैबिटेट में चेंजेस आए काफी सारे. एंड दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, chieftains, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट लाइक नई क्लासेस आई तो उनकी वजह से नए चेंजेस आए. सम पीपल हैड टू लीव देयर नेटिव प्लेसेस एंड दे सेटल्ड ओवर टू न्यू प्लेसेस. उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था. एंड नए ग्रुप्स आए थे जो कि पावरफुल ग्रुप्स थे. दे असर्टेड देयर अथॉरिटी ओवर अदर पीपल. नई जातीज आने लगी. जातीज वर नथिंग बट फर्दर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी, जिनकी अपनी जाति पंचायत होती थी, असेंबली होती थी. एंड दीज वर गवर्न्ड बाय अ चीफ्टेन जो हेड करता था उसको, असेंबली को. देन रीजन एंड एम्पायर. मैप्स ध्यान से देखेंगे. दिस मैप इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट फिर भी एक ओवरव्यू ले लेना. देन उसके बाद ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. विद द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, नया रिलीजन आया, दैट इज मुस्लिम. नया रिलीजन आया विद द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स एंड along with them they brought with themselves the Quran, which was the holy book of Muslims. तो न्यू रिलीजन्स आए, राइट. ऑल्सो एक मेजर डेवलपमेंट हुई थी इस टाइम पे, विच वॉज द एडवेंट ऑफ भक्ति. ऑल्सो भक्ति का मतलब क्या होता है, पर्सनल डेइटी. भक्ति का मतलब होता है कि एवरीबडी कैन हैव देयर ओन पर्सनल गॉड. जिसको जो जैसे ठीक लगता है वो अपने फॉर्म में वर्शिप कर सकता है. उसको प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. दैट इज कॉल्ड भक्ति. भक्ति और सूफिज्म उसी टाइम पर आए थे. दीज वर द हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम. So new religions appeared. I already told you. Quran आई. Quran was the holy book of Muslims. Muslims में भी further stratification थी, division था शिया और सुन्नी. शिया मुस्लिम्स वो थे जो बिलीव करते थे in the Prophet Muhammad son in law who was Ali, and सुन्नी मुस्लिम्स वो थे जो खलीफा को अपनी अथॉरिटी मानते थे, राइट. आज प्रेजेंट डे जो कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं शिया सुन्नी में, एवरीडे हमें सुनने में आता है. तो एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि शिया और सुन्नी में डिफरेंस क्या है. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स. देन देयर आर 3 कैटेगराइजेशंस ऑफ हिस्ट्री. ब्रिटिश ने इंडियन हिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. Ancient history is Hindu history, medieval history is dominated by Muslims, and modern history is dominated by British. However, we can also categorize as time period के हिसाब से ancient, medieval and modern.
and British have categorized the history on the basis of the religion of the rulers का, prominent rulers का जो religion होता था उनके basis पे they have categorized our history. So basically this was our chapter all about. इस चैप्टर में कुछ ज्यादा टेक अवे नहीं था. फ्यू थिंग्स वर देयर विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे स्ट्रेटिफाई किया गया था. नाउ चैप्टर 2 दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. नए किंग्स और किंगडम्स आए इस टाइम पीरियड के दौरान between 700 to 1750 AD. तो look at this map very carefully. कहां पर कौन से रूलर्स थे, कहां पे कौन सी रिवर जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. देन सी चाहमनाज कहाँ थे, जिनको हम चौहान्स भी बोलते हैं, वो थे अराउंड राजस्थान वाले, एमपी वाले, इस रीजन के अंदर. देन गुर्जर प्रतिहारास सेंट्रल इंडिया के अंदर, चंडेलाज दीज वर अगेन फर्दर एमपी के अंदर. परमार्स कहां पे थे ये देखो ध्यान से. देन पालास का रूल किधर था, कामरूप किंगडम नॉर्थ ईस्ट में था. देन कलिंगा प्रेजेंट डे कहां पे है, राष्ट्रकूटास देवर इन द डेक्कन. देन चोलास, चेरास, पांड्यास. लुक एट दिस मैप केयरफुली. कंटेम्पररीज भी याद रखना कि कौन से रूलर के कौन किस किस के कंटेम्पररीज थे. यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पूछना. कौन किसके कंटेम्पररी थे, कौन सा किंगडम किस रिवर पे सिचुएटेड था, किस रीजन में था, प्रेजेंट डे कौन सी स्टेट में लाया करता है. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. तो ये दिस वाज द मैप ऑफ आर मिडाइवल इंडिया. मिडाइवल इंडिया में ये सब था. राजपूत्स वर इन प्रोमिनेंस. राजपूत्स काफी प्रोमिनेंट पावर से उस टाइम पे, और चाहमनाज आर एग्जांपल ऑफ राजपूत्स ओनली. चौहान्स या फिर चाहमनाज. emergence of new dynasties. Now what happened, there were big landlords जो कि powerful होते गए, and these landlords were to be recognized as samantas. They had high influence over the king, and king also recognized their power. तो these were called samantas. Samantas were nothing but big landlords. अब इनमें भी further division था, like महासामंता, महामंडलेश्वर, ये सब. देन एक इंस्टेंस है कि देयर वर सर्टेन सामंताज, जब भी किंग की पावर थोड़ी सी भी कम हो जाती थी, सो दीज सामंताज यूज टू रोज इन पावर, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर देते थे. लाइक वन ऑफ द एग्जांपल इज योर डेक्कन के अंदर जो राष्ट्रकूटास थे, इनका एक इंपॉर्टेंट किंग था जिसका नाम था दंतीदुर्ग. इन्होंने क्या किया, हिरण्यगर्भ लाइक गोल्डन वूम जिसको बोलते हैं, वो सैक्रिफाइस परफॉर्म करके ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रूलर. तो ऐसे कई सारी चीजें बहुत सारे हुए. जरूरी नहीं है कि आपको अगर रूलर बनना है सो यू नीड टू बिलोंग फ्रॉम अ क्षत्रिय क्लैन. आप वैसे भी बन सकते हो. Now, how was the administration done? Administration is what is most important for us to understand. Administer कैसे किए जाते थे पहले के kingdoms? सबसे पहले तो पहले के जो kings होते थे, they used to have high sounding titles. बहुत ही बड़े बड़े भारी भरकम titles लेते थे ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स लेते थे. लाइक हमने गुप्ताज के टाइम पे भी पढ़ा था, महाराजा धीराज जैसे बड़े बड़े टाइटल्स थे उनके पास. तो किंग जो है उनको अपनी किंगडम मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते थे. वो रिसोर्सेज कहाँ से आते थे, टैक्स कलेक्शन से. सो दे यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फंक्शनरीज हु यूज्ड टू बी द इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द village, and certain positions used to be hereditary out of those functionaries. Now there are certain examples. चोला इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता लगता है, चोला इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ी थी. चोला इंस्क्रिप्शन कौन सी थी, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो परांतक वन की थी,
उस इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता लगता है कि देयर वर वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस, और सबसे प्रोमिनेंट था वेती। वेती किसको बोलते थे? फोर्स्ड लेबर को। देन कदामाई, कदामाई किसको बोलते थे? लैंड रेवेन्यू को। तो दीज वर सम ऑफ द टैक्सेस। अलग अलग चीजों पे टैक्स लगाया जाता था। अगर आपको कोई भी स्टेट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, लाइक लैडर और ट्री क्लाइंब करने के लिए या कुछ भी, तो उस पे भी टैक्स लगता था। दैट्स हाउ द किंगडम प्रॉस्पर्ड। तो इस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता था इन सारे रिसोर्सेज को कोलैबोरेट करके। नाउ प्रशस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्टीज जरूरी नहीं था कि किंग के बारे में सच्चाई ही लिखी जाती थी। किंग जो चाहते थे वो अपने बारे में लिखवाते थे अपनी तारीफ में। दे यूज्ड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वेलिएंट एंड विक्टोरियस वॉरियर्स। लाइक हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, प्रयाग प्रशस्ति जो उनके बारे में लिखी गई है। तो प्रशस्ति जनरली उस टाइम के राइटर्स लिखते थे जिनको पेट्रोनेज दी जाती थी बाय द किंग। सो दे यूज्ड टू राइट ओनली गुड थिंग्स अबाउट द किंग। जैसे दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, नाग भट्ट ने अपनी अचीवमेंट्स लिखवाई है इन वन ऑफ हिज प्रशस्ति। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ग्वालियर प्रशस्ति इज रिलेटेड टू नाग भट्ट, ये याद रखेंगे यहाँ पे। नाउ जब ब्राह्मणास उनके बारे में प्रशस्ति लिखते थे या राइटर्स लिखते थे, तो इन रिटर्न दे यूज्ड टू गिव देम सर्टेन गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट्स, जिनके एग्जांपल हमें कई चीजों से मिलते हैं। देयर आर सर्टेन लैंड रिकॉर्ड, देयर आर सर्टेन रिटन रिकॉर्ड्स। जैसे कि ये कॉपर प्लेट्स है, दीज वर द कॉपर प्लेट्स जिन पे लिखा जाता था कि कौन सी लैंड किसको दी गई है। सो दीज वर रिकॉर्ड्स बेसिकली जो कॉपर प्लेट्स पे लिखे गए हैं। देन एक कल्हान वॉज अ राइटर, कल्हान वॉज अ राइटर जिसने की हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में एक लॉन्ग संस्कृत पोयम लिखी है, जिसको कि फर्स्ट ओरिजिनल या फिर फर्स्ट जेन्युइन राइटिंग बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री को लेके। तो इसको फर्स्ट जेन्युइन या ओरिजिनल टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही हैड बीन क्रिटिकल व्हाइल राइटिंग अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। इसने सिर्फ तारीफ नहीं की, इन्होंने सच्चाई लिखी है, जो चीज इन्होंने देखी और ऑब्जर्व करी। नाउ देयर वाज अ वॉर फॉर वेल्थ। वेल्थ के लिए तो हमेशा से ही लड़ाई होती आई है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डे जो कन्नौज आप देख रहे हो, हम ऊपर मैप में देख के आए हैं, कन्नौज इज इन प्रेजेंट डे यूपी। वहां पे देयर यूज्ड टू बी अ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन 3 डायनेस्टीज, राइट? 3 डायनेस्टीज, पालास, गुर्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। इन तीनों का ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चला था फॉर कन्नौज, ये याद रखेंगे यहां से। तो कॉन्टिन्यूसली देयर यूज्ड टू बी वॉर फॉर वेल्थ। उसके बाद देयर वाज अ सुल्तान जो कि अफगानिस्तान से इंडिया में आए एंड ही लूटेड इंडिया सेवरल टाइम्स फ्रॉम 997 to 1030. He came to India several times and he looted, he plundered many temples of India, and most prominent being the Somnath temple. So the first Turk invasion we can say was of Mahmud of Ghazni, who was from Afghanistan. Then Al-Biruni was a scholar जिन्होंने किताब लिखी है किताबुल हिंद, जिनमें कि उन्होंने सुल्तान महमूद और उनके रूल के बारे में मेंशन किया है। सो दीज आर, ये चैप्टर्स ना थोड़े से एब्सर्ड हैं, तो ध्यान से देखेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक पिक्चर बना लेना अपने माइंड में। 700 AD से लेके 1750 के बीच की हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं, कैसे अलग अलग रूलर्स आए, अलग अलग रीजन में अलग अलग किंगडम्स थे और वो रूल कर रहे थे, और क्या क्या चेंजेस आए उस टाइम पे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, ये सब हम कर रहे हैं। Then other kings also engaged in the warfare like the Chahamanas और the चौहान्स, जो दिल्ली और अजमेर के रीजन पे रूल करते थे, and where they were opposed by Chalukyas of Gujarat and Gadwals of Western UP. तो these were the Rajput kings. तो इनके बीच में भी आपस में
there was a rivalry that was going on between Chauhans, Chalukyas and Gadwalas. Then these Chauhans जो है, we all know the infamous battle of पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई लड़ी थी विद मोहम्मद घौरी. 2 बैटल्स लड़ी थी 1191 और 92 में. 91 वाली बैटल पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी और 92 में ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद घौरी. नाउ लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली. यादवास कहाँ थे? महाराष्ट्र में. यादवास ऑफ देवगिरी भी बोला जाता है. देन चालुक्याज अंडर विक्रमादित्य 6, कल्याणी इनकी कैपिटल हुआ करती. देन काकातियाज ऑफ वारंगल. वारंगल कहाँ है? प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश. देन काडम्बाज ये बादामी में थे कर्नाटका में. बनवासीज अगेन कर्नाटका. देन कांची इधर हुआ करता. गंगईकोंडा चोलापुरम, मदुराई, पांड्यास, ये सब ध्यान से देखेंगे इस मैप को. थोड़ा साउथ इंडिया में आते हैं अब. फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर कौन रूल करता था यहाँ पे? हियर दे हैड चोलास. चोलास जिनका फाउंडर विजयालय था. विजयालय हैड फाउंडेड द चोला एम्पायर. इनका एम्पायर कहाँ लाया करता था? कावेरी डेल्टा में. सो इट वॉज कावेरी डेल्टा में लाया करता था. इन्होंने बनाई थी, ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर. काफी टेम्पल्स बनाए थे, काफी बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए थे. सो इन दिस वे चोला एम्पायर वॉज कार्व्ड आउट. देन चोलास की कंटिन्यूस बैटल चल रही थी पांड्या से और पल्लवा से. एंड फाइनली चोलास इमर्ज्ड एज विक्टोरियस. चोलास इमर्ज्ड विक्टोरियस. अब चोला एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. विजयालय तो हमने पढ़ लिया, ही वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर. देन कम्स राजा राजा 1 जो कि सबसे पावरफुल चोला रूलर थे. 985 में किंग बने और उन्होंने काफी सारी चीजें रीऑर्गेनाइज करी, लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर एंड आर्मी. देन राजा राजा के बेटे थे राजेंद्र 1 हु वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल रूलर आफ्टर राजा राजा. इन्होंने काफी ज्यादा एम्पायर को एक्सपैंड किया अलोंग द साउथ ईस्ट एशियन फ्रंटियर्स, गंगा वैली, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. एंड ही बिल्ट अ रोबस्ट नेवी फॉर द किंगडम. और आज भी चोला किंग्स को जाना जाता है इन सम साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया वगैरह में इनका आज भी जिक्र होता है. They built splendid temples and bronze sculptures. तो bronze sculptures एक important feature है किसका? चोलास का. काफी सारे टेम्पल्स बनाए इन्होंने थंजावुर में और गंगईकोंडा चोलापुरम के अंदर. काफी मैग्निफिसेंट मार्वल्स बनाए. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ये एक टेम्पल है गंगईकोंडा चोलापुरम के अंदर. बहुत ही बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए इन्होंने जिसमें कि बहुत सारे लोग काम करते थे. एंड इट टुक ईयर्स, मेनी ईयर्स टू बिल्ड अ सिंगल टेम्पल. बहुत ज्यादा टाइम लगता था. तो आप सोच सकते हो कि कितने जायंट मार्वल्स बने होंगे उस टाइम पे. देन दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्ज फिगर जो कि प्रोमिनेंट था काफी चोलास के टाइम पे. नाउ लेट्स टॉक ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. कावेरी डेल्टा पे इनका किंगडम सिचुएटेड था. तो कावेरी डेल्टा का मतलब क्या हुआ कि इरिगेशन फैसिलिटीज वर देयर, फर्टाइल रीजन था वहां पे, हर टाइप के क्रॉप्स उगते थे. देयरफॉर देयर वाज प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम. नाउ व्हाट इज दिस जो आपको अभी पिक्चर में दिख रहा है? दिस इज नथिंग बट स्लूइस गेट. स्लूइस गेट किससे बोलते हैं? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ गेट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर. पानी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए ये गेट लगाया जाता था इन द चोला किंगडम.
Now let's talk of the administration of the empire. How was the administration? सबसे पहले को तो peasants की settlements को क्या बोलते थे? It was called the ur. Very important term. What do you mean by ur? Settlements were called as ur. Settlements of peasants basically. Then group of villages को क्या बोला जाता था? नाडू. Right? Group of villages को नाडू बोला जाता था. What were the rich peasants called? वेलालाज या फिर वेलालार्स भी बोलते थे. Then rich लैंड ओनर्स के कुछ टाइटल्स जो दिए जाते थे, चोला किंग्स कुछ टाइटल्स देते थे रिच लैंड ओनर्स को, देवर कॉल्ड मूवेंदा वेलम या फिर वेलान. वेलान किसको बोलते थे? अब पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स. देन अरायर किसको बोलते थे? द चीफ उसको बोलते थे. सो दीज वर द टाइटल्स. उसके बाद सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंड. चोला इंस्क्रिप्शंस में कुछ कैटेगरीज ऑफ लैंड का मेंशन है, जैसे कि वेलन वगाई. वेलन वगाई किसको बोलते थे? वेलन वगाई होता था लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण. जो नॉन ब्राह्मण ओनरशिप थी लैंड की, उनको बोलते थे वेलन वगाई. ब्रह्मदेय किसको बोलते थे? नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास. देन शाला भोग किसे बोलते थे? लैंड यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, स्कूल की मेंटेनेंस के लिए. देन देवदान या फिर तिरुनामुत्तकानी, ये किसको बोलते थे? लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स. देन पल्ली छंदनम, ये किसको बोलते थे? लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस. वी ऑलरेडी लर्न्ड के कैसे ब्राह्मणास को लैंड गिफ्ट में दी जाती थी. दे आर कॉल्ड ब्रह्मदेय. बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं हमें, जिससे कि हमें पता लगता है कि देयर वर सर्टेन लैंड ग्रांट्स दैट वर गिवन फॉर वेरियस पर्पसेस. कुछ मंदिरों के लिए, टेम्पल्स के लिए, कुछ ब्राह्मणास के लिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए. देन who were the नगरम्स? नगरम्स किसे बोलते थे? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को नगरम्स बोलते थे. जो हमने पहले पढ़ा है कि श्रेणी इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्म यूज फॉर द एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, दिस इज रिलेटेड टू चोलाज. ये याद रखेंगे. किसके टाइम पे ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी? परांतक वन. परांतक वन वॉज अ चोला रूलर. और ये कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट डे चिंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें जो कि एविडेंस देती है, जो डिटेल्स बताती है अबाउट द सभा दैट वाज देयर ड्यूरिंग चोलाज. एंड दैट सभा वाज अ ऑर्गेनाइज्ड असेंबली ऑफ people. There were several committees dedicated for specific tasks. तो पहले चोला एम्पायर के अंदर कैसे असेंबलीज को डिवाइड किया जाता था, कैसे सिलेक्शन होता था एडमिनिस्ट्रेटर्स का. सो देयर यूज्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ चिट्स. जैसे एक पॉट हुआ करता, उसके अंदर नेम्स डाल दिए जाते थे एलिजिबल कैंडिडेट्स के, एंड देन वन स्मॉल किड यूज्ड टू बी कॉल्ड अपॉन, और वो जो चिट निकालता था, वो जिसका नाम आता था, वो इंसान एडमिनिस्ट्रेटर बनता था. सो इन दिस वे the administrators were chosen democratically and in a fair manner, जो कि हमें मिलता है एविडेंस इसका कहां से? उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से. तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं. देन चाइना, उस टाइम पे चाइना में क्या चल रहा था? इट वॉज अंडर टैंग डायनेस्टी. चाइना का चाइनीज एम्पायर जो था, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर टैंग डायनेस्टी एट दैट टाइम. 300 ईयर्स तक वो रूल में रहे थे. नॉट सो इंपॉर्टेंट, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो. सो दिस वाज आवर चैप्टर्स. 2 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं. जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस करना है. इक्वल अटेंशन के साथ चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. कोई भी डाउट होता है, यू कैन कॉमेंट बिलो, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल. दैट्स इट.